चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम सेंटर स्टेट रिलेशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमने बहुत ही खूबसूरती से लेजिस्लेटिव रिलेशंस को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन समझे और हम फाइनेंशियल रिलेशन पर कल के हमारे लेक्चर में फाइनेंशियल रिलेशन पार्ट 1 कवर हुआ। हमने ये समझा कि क्यों ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने स्टेट्स को लेजिस्लेटिव पावर्स दी हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि उन्हें फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी दी जाएं, क्योंकि जितने भी लेजिस्लेटिव डिसीजंस हैं, जो भी लॉज हैं, जो अथॉरिटीज़ उन लॉज के अंडर जो प्रोविजंस आते हैं उनको एडमिनिस्टर करती हैं, उस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेट से बिलोंग करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, ताकि जिस कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़मीनी स्तर पर एग्जीक्यूट भी हो। इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन का भी विभाजन किया था। ठीक इसी तरह से ये लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पूरी तरह से यूजलेस हो सकती हैं अगर हम स्टेट्स को उनके सेपरेट और कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज्ड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड ना करें। उनकी इनकम के सोर्सेज को यदि हम अश्योर नहीं करेंगे, स्टेट्स को अगर ये कन्फर्मिटी कभी रहेगी ही नहीं कि हाँ, हम जो लॉज बना रहे हैं उन्हें ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास समूचा धन भी होगा, तब तक वो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी उस स्टेट से बिलोंग करने वाले उन लोगों की एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी जिस पर्पसेस से स्टेट हमने बनाए थे। आई बात समझ में? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने फाइनेंशियल रिलेशंस का कल पार्ट 1 कवर किया, और इस पार्ट 1 में हमने आपको टैक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में समझाया कि पावर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। पावर टू लेवाई टैक्सेस, टू कलेक्ट टैक्सेस और टू अप्रोप्रिएट और टू डिस्ट्रीब्यूट टैक्सेस। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने आपको आर्टिकल 271 तक अच्छे से पढ़ा दिया था। हमने समझ लिया था केंद्र राज्य के संबंधों को। एक बार एक ग्लांस लीजिए कि स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट किस चीज़ पे है, कौन से टैक्सेस हैं जो स्टेट ही लिवाई करता है, स्टेट ही कलेक्ट करता है और फिर स्टेट ही उसे रिटेन करता है, यानी कि वो स्टेट के प्रति ही अप्रोप्रिएटेड होते हैं। उन टैक्सेस को यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस अक्सर आते हैं केंद्र राज्य के संबंधों में, अखबारों के आर्टिकल्स में, या फिर जब भी डिमांड्स रेज की जाती हैं, स्टेट में प्रोटेस्ट होते हैं, वो खबरें आपको समझ आएँ, कंसेप्ट्स को आप समझें। आपको पता होना चाहिए कि किस मद के तहत किसको कौन सा पैसा मिलता है, यानी कि किस आर्टिकल, किस टॉपिक के तहत पैसा आता है केंद्र के पास और राज्य के पास। तो स्टेट के रेवेन्यू ये है, ध्यान से समझिए। ये टैक्सेस लेवाई भी स्टेट कर रहा है, कलेक्ट भी स्टेट कर रहा है, रिटेन भी स्टेट कर रहा है। सबसे पहली बात ही लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू स्टेट का होता है, आपको पता होना चाहिए। नंबरदार होता है, ज़मीनों की पैमाइश होती है, फसलें मेंशन की जाती हैं, उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू बनता है। वो होता काफ़ी कम है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो स्टेट का होता है। लंबे समय तक अगर आपने देखा हो, हमारे देश के जितने भी किंगडम्स रहीं, अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखें तो लैंड रेवेन्यू एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। आज वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लैंड रेवेन्यू स्टेट का होता है, एक्सक्लूसिवली स्टेट का है। ठीक इसी तरह से टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, सक्सेशन एंड स्टेट ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। किसी भी तरह की अगर एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स है, या सक्सेशन हुआ है, यानी कि एक से दूसरे को ज़मीन गई है या कोई संपत्ति गई है, एंड स्टेट ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर किसी तरह की कोई स्टेट्स इस्टेब्लिश हैं, चाहे कोई बागान है, किसी तरह की भी कोई इस तरह की एग्रीकल्चर हो रही है, तो वो सारी लैंड को बिलोंग करती है। आई बात समझ में? टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग, लैंड्स और बिल्डिंग्स पे आप लोग देते हैं ना प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें तो वो स्टेट के ही होते हैं। टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, ऑन मिनरल राइट्स, मिनरल पे भी टैक्सेस स्टेट के होते हैं, मिनरल्स पे उनको अधिकार मिले होते हैं। आई बात समझ में? इसमें एक हद तक अधिकार केंद्र के पास भी होता है, बट मिनरल के राइट्स स्टेट के पास भी होते हैं। ऑन मिनरल राइट्स, एनिमल्स एंड बोट्स, रोड व्हीकल्स, लग्जरीज, एंटरटेनमेंट्स एंड गैम्बलिंग। तो चाहे वो जितनी भी लग्जरीज हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, आप देखते हैं अक्सर मूवीज़ को टैक्स फ्री कर देती हैं राज्य सरकारें। कि आप देखते हैं कोई मूवी यूपी में टैक्स फ्री हो गई, कोई मूवी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हो गई, कोई महाराष्ट्र में टैक्स फ्री हो गई, और आप देखते हैं हीरोज़ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं राज्य सरकारों को कि आप मूवी को टैक्स फ्री कर दीजिए चाहे, ताकि हमारी टिकट सस्ती हो जाए, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें। इसमें मैसेज है सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी को कई तरह के सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के मैसेजेस हैं इसमें। वो स्टेट्स के ऊपर होता है कि वो उसे टैक्स फ्री करते हैं कि नहीं। एंटरटेनमेंट अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेसेस हैं इस तरह के, प्राइवेट प्लेसेस की बात कर लें, जैसे कि मान लीजिए पहले हवेली में म्यूज़िक बजा करता था,
उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो क्योंकि आप उस म्यूज़िक का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उस पर एक टैक्स लग सकता है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो राज्य का होता है। लग्जरीज पे टैक्स, एंटरटेनमेंट पे टैक्स, किसी भी तरह की एनिमल्स हैं या बोट्स हैं इन सब पर टैक्स, मिनरल्स पर, लैंड्स पर, बिल्डिंग्स पर। फिर ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, एक्साइज ड्यूटीज किसके ऊपर, अल्कोहलिक लिक्वर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड नारकोटिक्स, इसके ऊपर टैक्स किसका होता है, राज्य का होता है। आप जितनी भी लिक्वर है, अगर आप देखें लॉकडाउन जब हुआ था उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि हमें लिक्वर शॉप ओपन करने दें, क्योंकि इससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो सारा स्टेट को जाता है, तो स्टेट की इनकम का एक वो बहुत बड़ा सोर्स होता है। तभी तो आप देखें कि डिस्टिलरीज ओपन होती हैं, लिक्वर शॉप्स को लाइसेंसेस दिए जाते हैं और वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज पंजाब राज्य की बात करें तो जलंधर की बात कर लें, लाइब्रेरीज आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगी, लेकिन लिक्वर शॉप्स आपको हर सड़क पे 2-2, 4-4 मिल जाएंगी, बड़ी लग्जरी स्टाइल की, जैसे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। उसकी लुक ऐसी बनाई जाती है कि हर आदमी वहाँ जाकर के बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, तो उस पर टैक्स आता है, ये चीज़ है। अगर कोई पुराने बूढ़े बुजुर्गों को सुने भी तो वो दारू पीते हुए कई बार एक डायलॉग मारते थे, जब उनको कोई रोकता था कि मत पियो या कोई पढ़ा लिखा, तो वो कहते थे कि हम दारू पीते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब लिक्विड पे बहुत हाई टैक्स होता है। उसका कारण ये है कि ये लग्जरीज आइटम है, ये कंजम्पशन लग्जरीज हैं, इन पे जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा रखा जाए ताकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर किया जाए। ये पैसा इन लोगों से टैक्स के रूप में लेके शिक्षा में लगाएंगे, स्कूल बिल्डिंग्स बनाने में लगाएंगे, हॉस्पिटल में। इसलिए वो कहते हैं कि हम पीते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे डायलॉग भी कुछ लोग मारा करते थे। लग्जरीज हैं तो जैसे देखें आप, पेट्रोल भी है ना, वो लग्जरीज कंजम्पशंस में ही काउंट हो जाता है। उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय और बाकी सारी चीज़ें भी स्टेट लगाता है। ऑक्ट्रॉय अगर आप देखें तो केंद्र कई बार टैक्सेस घटा देता है, स्टेट ऑक्ट्रॉय वगैरह नहीं घटाता है, उसको उसका लाभ होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्सेस रिड्यूस नहीं करती हैं उसके ऊपर। ओके, ये सारी लग्जरीज चीज़ हो जाती है कंजम्पशन की। टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू अ लोकल एरिया, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, लेकिन न्यूज़पेपर पे नहीं, एक्सेप्ट न्यूज़पेपर। कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरिड बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज, अगर वाटरवेज के द्वारा या रोड्स के द्वारा गुड्स हैं या पैसेंजर्स लाए ले जाए जा रहे हैं तो नेचुरली उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन रेलवे के वायर, रोड के वायर और वाटरवेज के वायर लाए ले जाए जा रहे हैं, इसलिए टिकट्स कॉस्टली हो जाती हैं, महंगा हो जाता है। इसलिए राज्य टू स्टेट ये वेरी किया करता था ना टैक्स। गुड्स के वायर तो चुंगी देनी पड़ती थी ना, बाहर रुका करते थे, वहाँ एंट्री करने से पहले आप रुकते थे, पे करते थे। फिर जीएसटी अब लाया गया है, ये सारी चीज़ें, सारे बैरियर्स रिमूव कर दिए गए। ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, हमने पढ़ना ज़रूरी है इसको। लेकिन आज की डेट में तो जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आई बात समझ में, IGST, ये सारे उसमें ही सबस्यूम हो चुके हैं काफ़ी हद तक, कुछ रह गए बाकी, लेकिन अल्टीमेटली यही तो गए हैं ना उसके अंदर। तो इसलिए हमें समझना होता है कि राज्य की आमदनी के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड्स, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर राज्य का होता है, लेकिन मैंने बताया था इसमें लिमिट है कि आप एनुअली इस सर्टेन लिमिट से ज़्यादा किसी से टैक्स नहीं ले सकते, ये मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन ट्रेड पे, प्रोफेशन पे, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लग सकता है। कैपिटेशन टैक्सेस हम करेंगे समय आने पे। टोल्स, स्टैम्प ड्यूटीज ऑन डॉक्यूमेंट्स, सेल टैक्स, फीस, ये सारी चीज़ें राज्य की होती हैं। टोल्स राज्य के होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था, वो डॉक्यूमेंट्स जो यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप स्टेट जो है वो टैक्स लेता है। सेल टैक्स हमने कल पढ़ा था कि राज्य का होता है। फीस, जितनी भी आइटम स्टेट लिस्ट में गिवन हैं उन पर चार्ज होने वाली सभी फीस स्टेट की होती हैं। कई तरह की फ़ीस चार्ज की जाती हैं। आप लाइसेंस अप्लाई करने जाते हैं तो आपसे फ़ीस ली जाती है ना, वो जो फ़ीस आप वहाँ पर अदा करते हैं तो वो फ़ीस तो इसी तरह से है। आप कोई सर्टिफिकेट या कोई और एस्पेक्ट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आपको इशू कराना है, आप जाते हैं तो उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस होती है, वो आप पे करते हो तो आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको रजिस्ट्री आपने बनवाई, आपने घर बेचना है, तो ये देखना होता है कि उस रजिस्ट्री के पीछे कोई भार तो नहीं है, यानी कि उस रजिस्ट्री पे कोई लोन तो नहीं बोल रहा है या कोई बोझ तो नहीं है, तो उसको उसका एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, भार मुक्त सर्टिफिकेट, पंजाबी में कहते हैं भार रहित सर्टिफिकेट। NEC, नॉन इन्यूमरेशन सर्टिफिकेट, NEC बनता है उसका, वो हमें कचहरी से बनाना पड़ता है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है।
जब तक वो नहीं होगा, प्लॉट वगैरह या घर वगैरह सेल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ना घर पे लोन हो और आप उसे बेचने जा रहे हैं, तो उसका भार खत्म होना चाहिए, जीरो भार होना चाहिए। वो सारी फीस किधर जाती हैं? यहीं पर जाती हैं। आप फ़र्द लेने जाते हैं, इंतकाल वगैरह लेने जाते हैं, खसरे वगैरह, ये सारा कुछ, तो इसकी फीस होती है ना, आप कचहरी में पे करते हो, वो किधर जाती है? वो इनको जाती है। तो ये सारी आइटम्स पे फीस चार्ज होती हैं। टोल है, फीस है, स्टाम्प ड्यूटी है, लिक्वर की बात कर लें, लग्जरीज की बात कर लें, इन पर भी टैक्सेस हैं, चाहे गुड्स हैं, पैसेंजर है, रोड और वाटरवेज के द्वारा कैरिड हो रहे हैं, इन पर भी टैक्सेस है, ट्रेड है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन पर भी टैक्सेस हैं, एंटरटेनमेंट की बात कर लें, ये सारी चीज़ों के ऊपर स्टेट को टैक्स लगानी की आज़ादी है। लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर इनकम, स्टेट ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें स्टेट के द्वारा होती हैं। ये सारा यहाँ पर कहाँ चला गया? हाँ, फीस, ये क्लियर हो गया? बस इतना ही था स्टेट का। ये मोटा मोटा आपको याद रहेगा हमेशा। ये एक्सक्लूसिवली किसके हैं? स्टेट के हैं। ये हमने जितने भी पढ़े थे ये टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा था। आपको याद होगा मैंने आपको इकोनॉमी के लेक्चर पढ़ाए थे, उसमें हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू की भी बात की थी। रेवेन्यू सिर्फ टैक्स रेवेन्यू जैसे नहीं होते, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू अभी समझेंगे हम, उसको सेंटर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। सेंटर के मामले में नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाता है? दैट इज़ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। आप पोस्ट और टेलीग्राफ यूज़ करते हैं, आप उसका पैसा भरते हैं ना, चिट्ठी है, चिट्ठी पोस्ट करते हैं तो चिट्ठी के ऊपर आपको स्टैम्प्स लगती है ना, टिकट लेनी पड़ती है ना, टिकट किसी न किसी नाम की, किसी न किसी महान हस्ती की टिकट सरकार जारी करती है। जब तक वो टिकट ना लगे तो उसे कहते हैं बेरंग चिट्ठी। पंजाबी गायकों ने लिखे हैं तेरियां बेरंग चिट्ठियाँ, सुने होंगे ये गाने। वो बेरंग चिट्ठी फिर जिसके घर आती है उसे फिर पैसा देना पड़ता है, तब चिट्ठी छूटती है। डाकिया आपके पास आता है, कहता है चिट्ठी बेरंग है, मैंने इस पर स्टैम्प्स लगाई है, इसका पैसा भरो तो चिट्ठी मिल जाएगी। और बेरंग चिट्ठियाँ इनफैक्ट पहुंचा करती थी, इसलिए लोग बेरंग चिट्ठियाँ भेजते थे, क्योंकि दूसरी चिट्ठियाँ गायब हो जाती थी। लेकिन क्योंकि इस पर पैसा मिलेगा आगे से, इसलिए ये चिट्ठी पहुंच जाया करती थी। डाकिए का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता था कि वो सबसे पहले झोले में देखता था बेरंग चिट्ठियाँ कितनी हैं, वो देखता था 7-8, कहता चलो तो काम बन गया, 10-10 रुपये हर चिट्ठी पे लेंगे, काम बन जाएगा। क्योंकि जिस पे स्टैम्प्स लगी होंगी आप वसूली नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए पहले जो लवर्स होते थे वो बेरंग चिट्ठियाँ ज़्यादा लिखा करते थे, तो उसका पहुँचना अश्योर्ड होता था। ओके पढ़ाई को कुछ इसी अंदाज से चलना चाहिए, हमें सिस्टम क्लियर होना चाहिए कंट्री का। तो पोस्ट टेलीग्राफ्स, आज यही पोस्ट एंड टेलीग्राफ में ऐड हो गया टेलीकम्युनिकेशन। आज पोस्ट एंड PNT कॉलोनी है ना जलंधर में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ कॉलोनी, कॉलोनी क्या कॉलोनी, हम लोग कॉलोनी कहते हैं, ठीक है, इट्स कॉलोनी, इट्स कॉलोनी, कॉलोनी। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ कॉलोनी, PNT कॉलोनी, उसमें ही वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ के अंदर ही आज टेलीकम्युनिकेशन आता है। तो आप देखेंगे BSN वाले भी वहाँ पर रहते हैं। ओके, तो आज टेलीकम्युनिकेशन उस पर भी तो आपसे कई तरह के कमाइयाँ हो रही है ना सारी। सेल 1 का आप लेते हो ना मोबाइल BSNL का, ये सारा डाटा आप यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, सारी आमदनी हो रही है ना। इसी तरह से आता है रेलवेज, टिकट लगती है आपकी, तो वो कमाई है ना केंद्र की, पर वो टैक्स तो नहीं है, वो तो टिकट का चार्जेस है, तो टिकट है आपकी। बैंकिंग, आप बैंकिंग यूज़ करते हो, आपको पता होना चाहिए आपसे खाता मैनेज करने का पैसा कटता है, ATM कार्ड की फीस कटती है, आप जो आपका खाता मैनेज हो रहा है ना उसके पैसे कटते हैं आपके नाम पर। सरकार ने वर्चुअली, पहले खाता का पैसा कटता है, साल बाद चेक करना कॉपीज कटता है, लेकिन अब आज की डेट में वो लेजर और वो सारी चीज़ें वर्चुअली मेंटेन हो रही हैं, बट उस बैंक को वर्चुअली तो वो पेजेस लेने परचेज करने पड़े ना जिन पर वो आपका डाटा मेंटेन कर रहा है, तो वो पैसा कटता है। ओके, आप लोग कई बार जाके बैंक में, कई लोग हंगामा नहीं करते, कहते ये क्या कट गया हमारा, तो कहते हैं कि आपका लेजर मेंटेन हुआ है ना उसका कटा है, या फिर ATM का कटा है। बैंक कमाइयाँ करता है, उसको छोड़ दें। जो बैंक इंटरेस्ट का मार्जिन रखता है, जो बैंक के प्रॉफिट्स हैं, बैंक आपके पैसे डिपॉजिट में लेता है, आपको इंटरेस्ट देता है, बैंक फर्दर लोन देता है, तो उस पर तो बैंक को कमाई होती है ना, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग, जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग होती है सारी, उससे कमाइयाँ होती हैं। कॉइनेज एंड करेंसी, कॉइन और करेंसी, इनसे भी पैसा कमाया जाता है। आई बात समझ में? इकोनॉमी के लेक्चर्स अगर हमारे ध्यान से आपने सुने हों तो आपको इसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि कॉइनेज करेंसी से पैसा कैसे कमाया जाता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, भेल की बात कर लें, इंडियन ऑयल की बात कर लें, भारत पेट्रोलियम की बात कर लें, एयर इंडिया की बात कर लें, इंडियन एयरलाइंस, ये सारी चीज़ें सारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थी, इनसे भी पैसा आता है, कमाई होती है। एस्टीट एंड लैप्सेस, ये भी बताएंगे जो संपत्तियाँ
रह जाती हैं, जो किसी लैब्स करा दी जाती हैं या किसी और के पास चली जाती हैं, उनसे जुड़े हुए ये मामलात होते हैं। ये भी इकोनॉमी लेक्चर में अपन करेंगे। इतना क्लियर हो गया? बैंकिंग, टेलीग्राफ, रेलवेज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉइनेज, करेंसीज, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से काफ़ी हद तक नॉन टैक्स रेवेन्यू केंद्र को आता है। इस तरह से राज्य भी है। सिंचाई करते हो ना आप लोग, इरीगेशन, तो इरीगेशन के ऊपर आपको फीस देनी पड़ती है ना, चाहे नहरों का पानी आए या कोई भी पैसा आए आपको देना पड़ता है। आप चाहे तो बोरिंग कराने जा रहे हो, अपने खेतों में बोरिंग कराइए, तो बोर की परमिशन होती है ना, उसका परमिट मिलता है, आप उसकी फीस भरते हो कि हम एग्रीकल्चरल लैंड में बोर कराने जा रहे हैं, तो सारी फीस वगैरह, बिजली का बिल एक अलग चीज़ है, मोटर आप परचेज करते हो अलग चीज़ है, लेकिन फीस भर के आप उसका परमिट लेते हो, उसका परमिशन लेते हो, फिर वो होता है। तो इरीगेशन की बात करें वो इसमें है। जंगलात से जो कमाई होती है वो राज्यों की होती है। फॉरेस्ट सब्जेक्ट आता है किस लिस्ट में? कॉन्करेंट में। हमने इसको स्टेट लिस्ट है कॉन्करेंट में डाला ना, लेकिन जो इसकी कमाई है वो राज्यों की होती है। आई बात समझ में? इसी तरह से फिशरीज, मछली पालन, कमाई किसकी है? राज्य की। तो अक्सर देखेंगे कई स्टूडेंट आपके साथ पढ़ते हुए, कोई उनके घर वाले माता पिता मछली पालन में लगे होंगे। मछली पालन मतलब कि मछली पालन डिपार्टमेंट, फिशरीज में जॉब करते होंगे। हमारे यहाँ पे भी एक स्टूडेंट हुआ करता था। इसी तरह से स्टेट की भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं। जैसे सेंटर की अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इसी तरह से स्टेट भी अपनी कंपनियां स्थापित करता है, उनसे राज्यों को कमाई होती है। इसी तरह से एस्टीट एंड लैब्स का कंसेप्ट राज्य के स्तर पर भी है। ओके, इस तरह से इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू की कमाई होती है। हमने टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू समझा। टैक्स रेवेन्यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का कंसेप्ट सीखा। आर्टिकल 268 हो, 269, 70 हो, हमने सारा कंसेप्ट समझा। हमने देखा आर्टिकल 270 की डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे होती है। इसी तरह से कहानी आगे बढ़ी और हमने पढ़ा कि इनके अलावा दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल रेवेन्यू के सोर्सेज भी हैं, लेकिन वो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जिनको हमने यहाँ पर पढ़ा अभी। लेकिन केंद्र से राज्य को केवल टैक्स ही नहीं आते, केंद्र से राज्य को ग्रांट्स भी आती हैं। इनके लिए डिटेल में लेक्चर आपको, ये मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो फाइनेंस कमीशन पे होगा। वो इसी कड़ी का हिस्सा है। फाइनेंस कमीशन इसका पार्ट है, लेकिन फाइनेंस कमीशन पे हमारा लेक्चर थोड़ा डिटेल्ड होगा। प्रोविजंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, एक लेक्चर होगा उसका, उसमें ही सारी ग्रांट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ग्रांट्स के बारे में जो पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जितना बनता है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स से ही शेयर नहीं होता, टैक्स से ही पैसा नहीं आता, राज्यों को केंद्र से ग्रांट्स भी आती हैं, सेंटर से स्टेट को ग्रांट्स भी मिलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ग्रांट्स का जिक्र आता है, 2 तरह की ग्रांट आती है, इसे हम ग्रांट्स इन एड कहते हैं। ग्रांट्स इन एड का नाम क्यों दिया गया? आपने टैक्स का रेवेन्यू तो शेयर कर ही दिया था, अब उसकी एड के तौर पर आप एक और पैसा शेयर कर रहे हैं राज्यों के साथ, तो इट इज समवेयर ग्रांट्स इन एड। क्लियर हुई बात? उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 2 तरह की ग्रांट्स यहाँ पर क्लियर की गई हैं, एक स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, स्टैट्यूटरी और डिस्क्रिशनरी 2 तरह की ग्रांट्स हैं। पहले स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की दिशा में समझ लेते हैं। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स का मतलब क्या है? यहाँ पर ये ग्रांट्स पार्लियामेंट के द्वारा सैंक्शन होती हैं। जब बजट पेश किया जाता है ना, तो ग्रांट्स सैंक्शन की जाती है ग्रांट इन एड के कॉन्टेक्स्ट में। ये पार्लियामेंट के द्वारा सैंक्शन होती हैं, ये इनके पीछे लीगल बैकिंग होती है। ये फिर पार्लियामेंट के द्वारा जब एक बार सैंक्शन हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड है इन्हें प्रोवाइड करने के लिए स्टेट्स को, इसलिए इनके पीछे लीगल बैकिंग है, स्टैट्यूटरी फोर्स है, दैट्स व्हाई इनका नाम स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं। आई बात समझ में? तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर्टिकल 275 के अंदर कवर होती है। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में 2 तरह की ग्रांट्स हैं, एक स्टैट्यूटरी ग्रांट जनरल कैटेगरी, एक स्टैट्यूटरी ग्रांट स्पेसिफिक कैटेगरी। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट में जनरल ग्रांट्स, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में स्पेसिफिक ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में जो जनरल ग्रांट्स आ जाती हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि पार्लियामेंट केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करता है, यानी कि स्टेट की कैसी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि स्टेट को कितना ग्रांट देना है, इसलिए इसका अमाउंट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अमाउंट स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है। बट जितना भी पैसा ये गया है, ये कंट्री के नेशनल, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, यानी कि एक बार अगर ये हो गया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड है, ये पे होगा ही, और ये चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ओके, ये कंसोलिडेटेड फंड और अदर एस्पेक्ट्स आप पढ़ेंगे, लेक्चर आएगा आपके सामने जो मैंने फाइनेंस कमीशन का कहा। इसी तरह से जो इसमें स्पेसिफिक ग्रांट है